So hello everyone, welcome back to our channel. My name is Pawan Rauniar, and in this particular video we are going to revise the electromagnetic induction. Okay, so start with the first topic. What is this? तो Faraday's experiment in the uniform magnetic field. So Faraday's का experiment क्या conclusion था? That the current induced in the loop because of the change in magnetic flux. कि जब जब magnetic flux change होगा there is a induced EMF. Okay, तो ये था Faraday's का experiment. Suppose that मतलब हम लोग इस illustration से देख सकते हैं A, D, एफ और जी में क्या हो रहा है, दैट इज़ फ्लक्स चेंज हो रहा है. जैसे यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है बाई एक आ रहा है अंदर, तो यहाँ पे डॉट बढ़ रहा है. ठीक है, यहाँ पे डी में भी डॉट कम हो रहे हैं, और यहाँ पे एफ में जब जाएंगे तो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स बाई थीटा चेंज करने से चेंज हो रहा है, और यहाँ पे एरिया चेंज करने से चेंज हो रहा है. बल्कि बी, सी और ई में कोई फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा है. तो करंट इंड्यूस इन the loop because of the change in magnetic flux. This can be due to either the movement of the loop or change in the area loop within the magnetic field, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे चेंज होता है. ठीक है, हाँ, तो इसका साफ साफ कंक्लूजन यही था कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा देयर इज ए इंड्यूस ईएमएफ और उस लूप में करंट फ्लो करेगा. नेक्स्ट हमारे पास इन लूप बी सी ई, मतलब जहाँ पे जो रेस्ट में था नो करंट इंड्यूस बिकॉज फ्लक्स इज कॉन्स्टेंट. सॉरी, जो रेस्ट में था या फिर अंदर ही मूव कर रहा था तो वहाँ पे फ्लक्स कॉन्स्टेंट था, जिसकी वजह से देयर इज ए नो इंड्यूस ईएमएफ. दिस लूप कुड बी स्टेशनरी और विद इन द एरिया और द मैग्नेटिक फील्ड माइट नॉट बी चेंजिंग. ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा था, दैट इज़ वाई देयर इज ए नो इंड्यूस ईएमएफ. जैसे यहाँ पे करंट है, नो करंट आएगा बिकॉज इट इज़ एट ए रेस्ट. जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ पे जैसे यहाँ से अगर दूर से पास जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस करंट आएगा. नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स. व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द काउंटिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग टू गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम लोग दिखाते हैं बी डॉट ए से. ठीक है, हाँ, बी डॉट ए दैट इज बी ए कॉस थीटा गिव्स द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. इसका स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग सीजीएस में गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है, जिसको वेबर भी कहते हैं, और इसको गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मैक्सवेल कहते हैं. तो एक वेबर यहाँ पे 10⁸ मैक्सवेल होता है. ठीक, यहाँ पे बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है. ये याद रखेंगे हम. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट अगर वी मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल हो गया देन यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन. नेक्स्ट हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड दिस दिया है एंड एरिया दिस, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल डॉट प्रोडक्ट करते हैं. तो आई का आई के साथ ले लेंगे और जे का जे के साथ एंड के का के के साथ. नेक्स्ट हमारे पास फ्लक्स टू द सर्कुलर लूप. अगर सर्कुलर लूप से हम लोग फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या होता है, दैट इज बी डॉट ए होता है. ठीक, यहाँ पे cos 0 डिग्री हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है एंड एरिया वेक्टर भी हो जाएगा. ठीक, इनसाइड और आउटसाइड, इसी की वजह से, या फिर cos ए 180 डिग्री होगा. ठीक है, पैरेलल नहीं है. नेक्स्ट है हम लोग यहाँ पे v. अगर हम लोग को याद हो लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, यहाँ पे स्क्वायर की वजह से कितना होता था, जो होता है मैग्नेटिक फील्ड 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल होता है. ठीक, हाँ, इंटू कर देंगे हमारे पास एरिया, तो एरिया इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर की वजह से सेंटर पे कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई एल, और इंटू कर देंगे एरिया से तो हमको फ्लक्स मिल जाएगा. ठीक है, तो फ्लक्स यहाँ पे बेसिकली क्या है, दैट इज वी ए है. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट हमारे पास एम आर स्टार. अगर आउटवर्ड है तो इसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं, और इनवर्ड है तो उसको क्रॉस से दिखाते हैं. तो यही है, गधों से तरफ गधों की तरफ एंड गधों से. सिंपल ये याद रखेंगे, आउटवर्ड के लिए हम लोग डॉट दिखाते हैं और इनसाइड के लिए, इनवर्ड के लिए हम लोग इंटू द प्लेन के लिए क्रॉस. नेक्स्ट है हमारे पास नोट में, अगर फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो देयर इज नो इंड्यूस ईएमएफ, तो जीरो रहेगा इंड्यूस ईएमएफ. अगर हमारे पास वेरिएबल है तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है. ठीक, और कैसे कैसे चेंज हो सकता है, तो बाई चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो, एरिया चेंज कर दो, और एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया चेंज कर लो. ठीक है, तो वही है, 3 इसके पास फैक्टर हो सकते हैं चेंज करने के लिए, या तो मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिंग कर दो, या फिर एरिया को वेरिएबल कर दो, या फिर उसके बीच के एंगल को चेंज कर दो. नेक्स्ट है इंड्यूस करंट. इंड्यूस करंट के मैग्नीट्यूड को हमको बताता है फैराडेस लॉ, जो आगे पढ़ेंगे, और डायरेक्शन को बताता है लेंज लॉ. तो स्टार्ट विद द लेंज लॉ. क्या कहता है, जो आई को पैदा करता है, ठीक है, हाँ, आई उसी का अपोज करता है. ठीक, मतलब जिसके वजह से करंट आया है उसी को वो करंट, उसके चेंज को अपोज करेगा. ठीक है, हाँ, जैसे हमारी स्टेला कॉइल इज इन इनर्शिया. ठीक है, हाँ, इनर्शिया फ्लक्स में रहता है, तो फ्लक्स अगर कांस्टेंट रहता है तो उसको कोई भी मतलब नहीं रहता है कॉइल को, लेकिन जहाँ पे वो चेंज करेगा वहीं पे उसको नेचुरल फॉर्म में, मतलब इनिशियल फॉर्म में लाने के लिए वो जो करेगा जिसकी वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा. ठीक है, जैसे एक्सटर्नल फील्ड अगर है डॉट में, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डॉट में बढ़ रहा है तो उसको डॉट में रखने के लिए क्रॉस में कर देगा. ठीक है, हाँ, डॉट को लाने के लिए वो क्रॉस में कर देगा, जिसकी वजह से उसमें क्लॉकवाइज आ जाएगा. ठीक है, ये याद रखेंगे कि जब यहाँ पे क्रॉस आएगा तो लूप में क्लॉकवाइज करंट बहेगा, और जब डॉट रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा. ठीक है, हाँ.
तो जब यहाँ पे डॉट बढ़ेगा तो उसको इनिशियल लाने के लिए क्या कर देगा, यहाँ पे क्रॉस इंड्यूस करा देगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से करंट में लूप आ जाएगा क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे डॉट कम होगा तो डॉट को सपोर्ट करेगा, तो डॉट को बढ़ाने के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करा देगा। क्रॉस बढ़ेगा तो इसको कम करने के लिए डॉट कर देगा, जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्रॉस कम होगा तो क्रॉस लाएगा, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अप एंटी डाउन से। ठीक है, हाँ, कॉइल ना फ्लक्स को प्यार करता है ना उसको हेट करता है, वो बस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। ठीक है, तो जहाँ चेंज होगा उसको इनिशियल लाएगा, उसको इनिशियल लाने के लिए सीधे उसका अपोजिट करेगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे आ गया साउथ और नॉर्थ है, तो ये इसके पास जाएगा, तो इसके पास आएगा तो इसके क्या करेगा, पास तो आना नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स होगा, तो इसको रिपेल करेगा, कहेगा जाओ इनिशियल, मतलब इसको बस इनिशियल स्टेज पे रहना है, इनर्शिया में जिसमें था उसमें। तो इसको रिपेल करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ बनाएगा, और नॉर्थ को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज से डिनोट करेंगे, और साउथ में हमारा क्लॉकवाइज करंट होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे नॉर्थ बना लेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा, सॉरी ये ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, कॉइल कहती है मैग्नेट से पास में हटाना रिपेल करूंगी, दूर में जाना अट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, हाँ। और अगर ये दूर जाएगा तो यहाँ पे साउथ बना लेगा ताकि वो उसको अट्रैक्ट कर पाए। पढ़ाई करते रहो एग्जाम के बाद, ये बस याद रखने का तरीका है। ठीक है, हाँ, सिंपल यही है कि अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे नॉर्थ आएगा पास में आएगा तो इसको दूर भगाएगा ताकि इनिशियल उसको बैलेंस रहे, जो इनिशियल कंडीशन था, तो यहाँ पे नॉर्थ लाएगा। लेकिन अगर ये दूर जाएगा तो इसको साउथ बना के अट्रैक्ट करेगा। ठीक, हाँ। जैसे केस 1 हो गया, यहाँ पे नॉर्थ को हम लोग पास लाएंगे तो ये नॉर्थ बना के इसको रिपेल करेगा, कहा जहाँ पे थे वहीं पे रहो। ठीक है, हाँ, ताकि फ्लक्स कांस्टेंट रहे। ठीक है, हाँ। तो ये यहाँ पे नॉर्थ बनाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे करंट इंड्यूस इन द लूप, तो यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि किस, मतलब जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, बट इधर से हम लोग देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ। विथ रेस्पेक्ट टू रामलाल एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, पिंकी के रेस्पेक्ट में कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक, हाँ, जैसे एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये नोटेशन गलत किया है, तो ये कुछ ऐसा है। ठीक, तो ये जब देखेगा रामलाल तो इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज है और इसके लिए क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, हाँ। हमारे स्टार आगे से एंटी और पीछे से क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यही है एक, यहाँ से मतलब मान लो एक क्लॉकवाइज है, लेकिन इधर से हम लोग देखेंगे तो एक क्लॉकवाइज है और पीछे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, हाँ। जैसे यहाँ पे साउथ यहाँ से दूर जा रहा है, ठीक, इधर से जा रहा है यहाँ पे वेलोसिटी दूर, तो यहाँ से दूर जाएगा तो इसको फ्लक्स यहाँ से कम हो जाएंगे, तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर यहाँ पे साउथ बना लेगा, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे फ्लक्स फिर से मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से इधर साउथ बना लेगा, साउथ बनाने से इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ। इनिशियल को बस ये चेंज नहीं होने देना चाहता है, कहता है जैसे हो वैसे ही रहो, उसके लिए वो उसके अपोजिट करता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है, जैसे एक पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टाइम फॉर विच द करंट विल इंड्यूस इन द रेक्टेंगुलर रूप, तो कब तक करंट इंड्यूस होगा, जब तक उसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, हाँ। सपोज जिससे हम लोग लाते हैं तो ये यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा अंदर, तब तक इसके अंदर फ्लक्स चेंज रहेगा, फिर इसके अंदर जाएगा तो कोई चेंज नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ। तो ये इतना डिस्टेंस, मतलब ए डिस्टेंस तक क्या होगा, ए डिस्टेंस तक जब तक अंदर रहेगा तब तक इसके अंदर क्या होगा, इतना जाएगा तब तक यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है, फिर ये जब बाहर निकलेगा तब तक होगा। तो यहाँ पे कब तक हो रहा है, यहाँ पे 2a/v होना चाहिए। ठीक है, सॉरी ये गलत है, 2a/v होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे 2a डिस्टेंस तक यहाँ पे होगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस 2a हो जाएगा और टाइम यहाँ पे v हो जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ a इज़ लेस देन b, सॉरी हमने गलत बता दिया है, ये यहाँ पे 2b ही होगा क्योंकि यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन b है, तो a बहुत बड़ा है तो यहाँ पे b जितना है उतने टाइम के लिए होगा, तो यहाँ पे 2b हो जाएगा निकलते टाइम भी और आते टाइम भी। अगर a लेस देन b है तो यहाँ पे 2a आएगा, सेम एज ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि जाएगा अंदर, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, फिर निकलेगा तब जाके चेंज होगा, तो आते समय जाते समय कितना हो जाएगा, 2a डिस्टेंस हो जाएगा, और वेलोसिटी भी, टाइम आ जाएगा 2a/v। ठीक है, हाँ। अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं ऐसे हो जाएगा, पहले क्या होगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, फिर उसके बाद से सॉरी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, हाँ, विथ ए स्लोप, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो उसके क्लॉक आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स यहाँ पे डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास करंट इंड्यूस इन ए लूप, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर जा रहा है तो यहाँ पे क्रॉस बढ़ेंगे तो इसको क्रॉस बढ़ने को अपोज करेगा, तो बढ़ने को अपोज करने के लिए डॉट लाएगा, डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, यहाँ पे 0 क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे, फिर यहाँ पे क्रॉस कम होंगे तो क्रॉस लाने के लिए क्रॉस देगा, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। ठीक है, हाँ। जो कम होता है उसको सपोर्ट करता है, जो ज़्यादा होता है उसको अपोज करता है। ठीक है, हाँ। जैसे यहाँ पे जाएंगे, इसको इधर ला रहा है, ठीक, हाँ, तो यहाँ पे याद रखेंगे ये है ऊपर, तो हम लोग देखेंगे इधर से, तो यहाँ पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक अलॉन्ग में कांस्टेंट रहता है, लेकिन जब हम लोग इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ μ0I/2πa होता है। ठीक है, हाँ, जो कि डिस्टेंस के साथ होता है। ठीक, तो जैसे इधर आएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो यहाँ पे बढ़ेगा तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा, तो जिसके वजह से अपोज करेगा तो इसके वजह से क्लॉकवाइज अंदर है ना, हाँ, ये क्लॉकवाइज अंदर है। क्यों, इसके वजह से अगर देखेंगे हम लोग फिंगर रूल से,
तो यहाँ पे देखेंगे तो इधर हमारा थंब है, ये अंदर हम लोग इसको कर्ल करेंगे तो अंदर, तो यहाँ पे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो इधर आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्रॉस बढ़ेगा तो उसको करने के लिए डॉट आएगा, डॉट के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ गया। इधर सेम उसके अपोजिट है, यहाँ पे जाएंगे तो क्रॉस कम हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने क्रॉस आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। हाँ, इसमें जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके अलॉन्ग में जाएंगे तो ए चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा, तो फ्लक्स कॉन्स्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेम एज वही कंडीशन है, इधर जाएगा तो इधर क्रॉस है, तो इधर क्रॉस होगा और इधर डॉट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस इंक्रीज होगा तो उसको कम करने के लिए डॉट आएगा, ठीक है, डॉट आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे डॉट बढ़ेगा जिसको करने के लिए क्रॉस आएगा, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, ठीक है। तो ये क्या बताता है, दिस बेसिकली बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। ईएमएफ इंड्यूस जितना हुआ है उसका मैग्नीट्यूड बताएगा बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फैराडेज लॉ ऑफ द ईएमआई किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है हमारे पास -d∅dt, ठीक है। अब आई इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो आई हमारे पास होता है डेट इज v/r, तो ये हो जाएगा d∅dt डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे ई इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो यहाँ पे d∅dt में फाई की वैल्यू रख देंगे तो va cos थीटा हो जाएगा। अगर चार्ज निकालते हैं तो हमारे पास आई क्या होता है, आई होता है हमारे पास डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे दैट इज d∅dt से r/dt, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से dt खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा चार्ज इज -d∅/dr हो जाएगा, ठीक है। d∅/r रेसिस्टेंस ये इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम होता है, ठीक। हाँ, यहाँ पे वही है डेल्टा, मतलब वही अगर चेंज इन टाइम, अगर टाइम इंटरवल के लिए निकालेंगे तो ईएमएफ एवरेज हो जाएगा दैट इज -d∅dt हो जाएगा, आई एवरेज हो जाएगा डेल्टा∅/r/dt, ठीक है, r डेल्टा टी, ठीक है। हाँ, एवरेज में डेल्टा हो जाएगा और यहाँ पे d∅ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है, रेडियस ऑफ ए सर्कुलर लूप प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो रेडियस ऑफ ए सर्कुलर लूप है यहाँ पे प्लेस मैग्नेटिक फील्ड ये परपेंडिकुलर इसके, मतलब एरिया इसके अलॉन्ग होगा, ठीक। इंक्रीजिंग एट द रेट, तो यहाँ पे हमको dr/dt दे दिया है, कितना दे दिया है, दैट इज r0 दे दिया है। देन फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप, और ईएमएफ पूछ लिया था, ईएमएफ हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज -d∅dt, तो d∅ की वैल्यू हो जाएगी ba cos 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एरिया और मैग्नेटिक फील्ड में कितना है, थीटा 0 डिग्री है, तो cos 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ba हो जाएगा, ठीक है। एरिया हमारे पास πr² है, लेकिन हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे dr/dt गिवन है, ठीक। हाँ, तो हमको इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये हमको dr/dt चाहिए और हमको dt से इंटीग्रेट करेंगे, तो dt के लिए हम लोग dr से मल्टीप्लाई और dr से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा और d∅r², तो पाई यहाँ पे बाहर आ जाएगा और r² का हो जाएगा 2r, और यहाँ पे हो जाएगा dr/dt का यहाँ पे r0, तो ईएमएफ आ जाएगा -b/2r/r0, ठीक है। हाँ, क्योंकि dr/dt r0 गिवन है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास एमआर स्टार फील्ड, दैट इज वी नो दैट द फाई इज इक्वल्स टू va cos थीटा होता है v.a, तो ईएमएफ हो जाएगा हमारे पास d∅/dt जो हो जाएगा d और ba cos थीटा, तो इसमें अगर v जो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर निकालेंगे या जिसका वेरिएबल होगा उसका हम लोग कर देंगे, ठीक है। हाँ, सॉरी, मतलब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, अगर दिया होगा जो जिस रे से चेंज हो रहा होगा उसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो इन दिस फॉर्मूला 3 वेरिएबल है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड एंगल, जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आएगा बी टाइम डिपेंडेंट होगा तो अगर उसका देगा तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ए टाइम डिपेंडेंट देगा या फिर थीटा टाइम डिपेंडेंट होगा तो उसको dt के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फॉलिंग ऑफ ए मैग्नेट थ्रू अ डिफरेंट कोइल, तो अगर नॉन कंडक्टिंग कोइल है या फिर कोइल विथ ए कट स्मॉल है तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा ही नहीं। एक्चुअली में आगे पढ़ेंगे ईएमएफ इंड्यूस होगा लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसको अपोज ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तो नो करंट फ्लो, हेंस नो अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड, द मैग्नेट फॉल्स विथ एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू 2। लेकिन अगर कंडक्टिंग कोइल है, मान लो यहाँ पे कंडक्टिंग कोइल है तो इसको अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये नॉर्थ है तो इधर नॉर्थ बना लेगा, तो इसको अपोज करेगा तो इसको अपोज करेगा तो इसको ऊपर भेजना चाहेगा, जिसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन जो होगी जी से कम हो जाएगी, मतलब ए इज लेस देन जी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इंड्यूस करंट जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिंग द फॉल ऑफ ए मैग्नेट रिड्यूसिंग द नेट एक्सेलरेशन, जहाँ पे ए इज लेस देन जी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच लूप इंड्यूस ईएमएफ विल बी यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म किस में होगा, तो वही होगा जिसका एरिया यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि बी ए cos 0 डिग्री होता है। तो देखें तो थीटा सब में सेम है एंड बी सेम है, तो ए पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया इसका कांस्टेंट है, मतलब देखेंगे तो जाएगा अंदर, तो ए कांस्टेंट एरिया से जाएगा, तो यहाँ पे ईएमएफ यूनिफॉर्म आएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास इन रेक्टेंगुलर लूप बिकॉज द रेट ऑफ चेंज फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो वही बताया है। नेक्स्ट है हमारे पास एमआर स्टार लॉ, दैट इज कोई भी हो मटेरियल हो, चाहे आयरन हो या फिर वुड हो, प्लास्टिक हो, सब में क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है, लेकिन करंट किस में फ्लो होगा, जो कि कंडक्टिंग होगा, जैसे होगा हमारे पास करंट कैरिंग लूप, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास रेल प्रॉब्लम, रॉड ऑफ लेंथ एल मूविंग इट वेलोसिटी वी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे है रॉड है ऑफ ए लेंथ एल और ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, जहाँ पे वी इज इनसाइड आउटसाइड द प्लेन है, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ये स्टफ मतलब यहाँ से मूव करता है परपेंडिकुलरली, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है हमारे पास VVL, ये डायरेक्टली हम याद रखेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ कितना आता है VVL, ठीक है। हाँ, रॉड ऑफ ए लेंथ एल में अगर इसको वेलोसिटी वी से हम लोग मूव कराते हैं तब, ठीक है। हाँ,
नेक्स्ट करंट इन द सर्किट कितना होगा, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस आर है, तो ईएमएफ हमारे पास आ गया वीवीएल, तो वीवीएल बाई आर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फोर्स। अगर यहाँ पे करंट कैरिंग लूप में जब हम लोग के पास करंट बहता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड में अगर किस प्लेस करते हैं तो वो कैसा होता है, वी वेलोसिटी से जाएगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना करता है, तो हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस कितना करता है करंट कैरिंग लूप, बी आई एल इफेक्टिव, ठीक है, बी आई एल, ठीक है। हाँ, तो बी आई एल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग को बी आई एल, जिसमें हम लोग आई की वैल्यू रखेंगे वी वी एल बाई आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर, ठीक है। हाँ, टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी वी को, क्योंकि इधर मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा तो एक्सटर्नल फोर्स इतना लगाना पड़ेगा हमको, तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर एल स्क्वायर बी बाई आर, ठीक है। पावर कितना हो जाएगा, तो पावर हमारे पास हो जाएगा दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स डॉट वेलोसिटी एफ डॉट वी होता है, ठीक है। हाँ, एफ डॉट वी, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज वी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉल भैया, हॉल इफेक्ट आए थे, तो हॉल ने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि हमको लूप की जरूरत नहीं पड़ती, एक्चुअली में लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल अगर हमारे पास वायरिंग मतलब टाइम वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, रॉड है, तो अगर उसको हम लोग वी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर उसको हम मूव कराएं तो उसमें क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, वी वी एल इफेक्टिव हो जाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है, बी इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, जहाँ पे देखो यहाँ पे v आउटसाइड है, वेलोसिटी इधर है एंड l इज अलॉन्ग द, अगर इसको y मान लें इसको x मान लें तो ये हो जाएगा हमारे पास, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। जहाँ से आता है हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है स्केलर, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू हो जाता है v क्रॉस b डॉट l, ठीक है। हाँ, जहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये कैसे आता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रूव करते हैं, दैट इज यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बराबर रख के, ठीक है। हाँ, QV इज इक्वल टू QVB को, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, तो इसको छोड़ दो, डायरेक्ट एमआर स्टार याद रखेंगे। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या था, V क्रॉस B था ना, हम तो सिंपल V के अलॉन्ग क्या रखेंगे हम लोग, 4 फिंगर, और यहाँ पे सॉरी अरे हाँ, डायरेक्शन फॉर डायरेक्शन ऑफ ए हायर पोटेंशियल प्लेस और 4 फिंगर अलॉन्ग द वेलोसिटी, सही है, वेलोसिटी के अलॉन्ग हम लोग 4 फिंगर रखेंगे एंड स्लैप करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, थंब हमको बता देगा हायर पोटेंशियल किधर है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ इन द गिवन रॉड में हमको निकालना है, ठीक। तो हम लोग इसको छोड़ो, डायरेक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक करंट कैरिंग लूप है, ऊपर करंट कैरिंग हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे है एक सेगमेंट, ठीक है। हाँ, तो ये देखो यहाँ पे इसका जो लेंथ वेक्टर है वो वेलोसिटी के पैरेलल है, तो तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। बी इज़ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू लेंथ होना चाहिए, तभी क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईएमएफ 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पे एल वेक्टर इधर है, वी वेक्टर इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इसका कहाँ पे जाएगा, इनसाइड में जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, दैट इज वी वी एल, ठीक है। हाँ, तो एल तो इसका एल है, वेलोसिटी वी दे दिया है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हमको पता है दैट इज इन्फिनाइट कंडक्टर की वजह से कितना होता है, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे 2 पाई ए प्लस एल अपॉन ए कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ से देखो ए से और ए प्लस एल तक यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरा कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे सेम एज कंडीशन बनेगा, लेकिन ईएमएफ हो जाएगा दैट इज बी वी एल, जहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे v कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पे v और l से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ईएमएफ 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। हाँ, तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास रोटेशनल मोशन, ठीक है। हाँ, तो देखो मोशनल ईएमएफ इसके पहले ही पढ़े हैं, तो मोशनल ईएमएफ और इसको हम लोग कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। तो मोशनल ईएमएफ में क्या था हमारे पास, मोशनल ईएमएफ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उसकी वैल्यू थी हमारे पास वी वी एल इफेक्टिव, ठीक है। हाँ, इसमें जो होगा वो होता है हमारे पास दैट इज हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ वी ओमेगा एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसमें बताया एक में, लेकिन हम लोग लिख सकते हैं दैट इज रोटेशनल ईएमएफ को दैट इज हाफ बी ओमेगा एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ए याद रखेंगे डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे ओ से बी तक हमको, तो एल इफेक्टिव हमारे पास एल हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक। अगर ओ ए तक देखेंगे तो ओ ए तक डायरेक्टली हम लोग L/2 होगा, तो L/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो L/4 आ जाएगा, और इसका कितना होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास हमारी स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमको इसका निकालना है। तो सिंपल हम लोग वही ईएमएफ का याद रखेंगे, दैट इज वी हाफ बी ओमेगा एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक एल इफेक्टिव हमारे पास 2r हो जाएगा, तो 2r का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि एल इफेक्टिव 2r आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सेम है यहाँ पे, तो हम लोग को एल इफेक्टिव एल लेंगे, तो इसमें भी एल इफेक्टिव एल ही होगा, ठीक है। तो हाफ
बी ओमेगा एल स्क्वायर हो गया। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन वही, हम लोग मोशनल ईएमएफ की बात करें तो वी वी एल होता है। अगर रोटेशनल ईएमएफ की बात करें तो कितना होता है, रोटेशनल ईएमएफ हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ वी वी एल, जहाँ पे बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड वी इज द वेलोसिटी एंड एल इज द लेंथ। ठीक है, तीनों ईच अदर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। और रोटेशनल ईएमएफ क्या होता है, हाफ वी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगा। और दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारे पास ईएमएफ आ जाएगा, दैट इज वी एल इफेक्टिव यहाँ पे लेंगे V1 प्लस V2/2। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज वैलिड हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे V हमारे पास अगर देखें तो V को हम लोग आर ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रोटेशनल में पूछेगा तब, और ट्रांसलेशन में पूछेगा तो सिंपल यही वैल्यू रख देंगे V के। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो अगर हम लोग मान लो एक रॉड को मिला के बहुत सारा रॉड मिलाए, इधर से इधर, इधर से इधर, तो एक डिस्क बन जाएगा। तो डिस्क का कितना होगा, जितना एक का होगा, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो वही इंटीग्रेट करने के बाद ईएमएफ कितना आ जाएगा, उतना ही आ जाएगा, दैट इज हाफ बी ओमेगा एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। नेक्स्ट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क इज ए कलेक्शन ऑफ ए इन्फिनाइट रॉड। नेक्स्ट है हमारे पास इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है, ड्यू टू देखो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इंड्यूस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो असली में क्या होता है, ड्यू टू रेस्ट चार्ज की वजह से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। और कैसे होता है, तो ये सर्कुलर रूप में होता है, आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक, ये कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनाता है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, दैट इज ई डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन यहाँ पे जीरो हो जाएगा, डनर्स फॉर्म में क्लोज लूप। लेकिन अगर नकली मतलब जहाँ पे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है, यहाँ पे क्लोज लूप बनाता है, ऑलवेज फॉर्म में क्लोज लूप। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल किसके बराबर हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी के बराबर हो जाता है, ए डी वी बाई डी टी के बराबर हो जाता है। कंसेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे दिख रहा है कंसेंट्रिक सर्कल में। ठीक, और कितना होता है इसका वैल्यू, तो अगर देखो अगर कोई एक सर्कल है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वो इंड्यूस कर रहा है, ठीक, और जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, तो अगर अंदर रीजन में इनसाइड द सर्कुलर रीजन इनसाइड द सर्कुलर रीजन अगर इंड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज R/2 dV/dt। ठीक है, हाँ, यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV/dt होगा हमेशा। ठीक है, हाँ, और आउटसाइड द रीजन देखेंगे तो इनसाइड में ऑलवेज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होगा, बाहर में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास R²/2R dV/dt। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे दिस इज R डिस्टेंस जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो ये बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। इसका ग्राफ वही रहेगा जो हमेशा रहता है, दैट इज इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बाहर में हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है हमारे पास एसी जनरेटर बेस्ड होता है सेम प्रिंसिपल पे, दैट इज चेंज इन फ्लक्स पे, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ होता है। तो ये क्या करता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सो सिंपली जो ये लूप है तो वी ए कॉस थीटा होता है, तो इसका एरिया ऊपर रहता है, तो ये रोटेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे थीटा चेंज होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा चेंज होता है, जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्लक्स लिखें तो फ्लक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे कॉस थीटा चेंज होगा। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे d∅/dt करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन dt करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे d∅ अपॉन dt हमारे पास हो जाता है, दैट इज ओमेगा हो जाता है। तो वी ए एन ओमेगा साइन थीटा इसका ईएमएफ हो जाएगा टोटल। ठीक है, हाँ, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आ गई। इसको हम लोग डिटेल में आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज आजकल के रिश्ते कहाँ ऐसा चीज़ जो हम अकेले ही चीज़, मतलब देखो एक हमारे पास सर्किट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग सोलेनॉइड होता है। ठीक है, इसी को हम लोग इसके इंडक्टर कहते हैं। ठीक, जिसके प्रॉपर्टी होती है सेल्फ इंडक्टेंस की। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास μ0 n² A/L, जहाँ पे ए स्मॉल एन रहेगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल एन रहेगा दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न होता है। ठीक है, हाँ, जहाँ पे ईएमएफ हो जाएगा हमारे पास -L di/dt हो जाता है, और यहाँ पे फ्लक्स होता है Li। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे फ्लक्स देखेंगे 3 फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक, कौन कौन से यहाँ पे इंडक्टर के लिए। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हो जाएगा 5, पहला हो जाएगा Li। ठीक है, हाँ, जहाँ पे L की वैल्यू हो जाएगी μ0 n² A/L हो जाता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद से अगर ईएमएफ देखेंगे इंड्यूस ईएमएफ तो -L di/dt हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये 3 फॉर्मूले हमेशा याद रखने, इस पर क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन अगर यहीं पे हम लोग लिखें तो L का फॉर्मूला ये हो सकता है n²/L² हो जाएगा इंटू L से L खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वही दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे तो ये हो जाएगा L, और नंबर ऑफ टर्न को रखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। यूनिट हो जाएगा इंडक्टेंस का हेनरी होता है। अगर हमारे पास फ्लक्स कांस्टेंट है तो L1 I1 L2 I2 हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इज इक्वल टू Li होता है। ठीक है, हाँ,
L इंटू आई इज द करंट हियर। डायरेक्शन बुद्धि से मैग्नीट्यूड फार्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला करते हैं, वही है क्वेश्चन का डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे डायरेक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो आई इंक्रीजिंग है तो ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, ठीक। इसको इसीलिए सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं क्योंकि ये खुद के मतलब खुद को अपोज करने के लिए, फ्लक्स को अपोज करने के लिए खुद के अंदर इंडक्शन करा लेता है करंट का, ठीक है, इसीलिए इसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो अगर आई इंक्रीजिंग है तो उसको अपोज करने के लिए आई इधर लाएगा तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल कर लेगा, तो ये बैटरी इंड्यूस कर लेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज एल डी आई बाई डी टी होती है, ठीक है। हाँ, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। जैसे यहाँ पे करंट इधर है लेकिन कांस्टेंट है तो ईएमएफ नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा मतलब आई करंट चेंज होगा वहाँ पे इंड्यूस करेगा। जैसे यहाँ पे आई कम हो रहा है तो इसको सपोर्ट करेगा, तो सपोर्ट करने के लिए इधर हायर पोटेंशियल बना देगा, ठीक है। हाँ, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पे आई कम हो रही है लेकिन इधर है तो ये इसको सपोर्ट करने के लिए इधर कर देगा, दैट इज हायर पोटेंशियल बना देगा जहाँ पे हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। तो अगर कम करंट है, डिक्रीजिंग है, तो उसको बढ़ाएगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए एल डी आई बाई डी टी देगा, लेकिन ज़्यादा हो रहा है तो उसको कम करने के लिए एल डी आई बाई डी टी उसको अपोजिट में दे देगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, डायरेक्ट याद रखेंगे कैपेसिटर से कंपैरिजन करके, दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है, जिसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज एनर्जी अपॉन एनर्जी पर, देखो एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा एनर्जी यहाँ पे वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू हम लोग वॉल्यूम से कर देंगे एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पहला याद रखेंगे हमेशा, दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर हो जाएगा, वेयर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा, आई इज द करंट, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। चार्जिंग ऑफ इंडक्टर कैसे होता है, तो इंडक्टर को चार्ज करेंगे तो टी इज टू 0 पे ओपन वायर की तरफ बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि मान लो पहले इसमें कोई करंट नहीं है, बाद में जैसे ही इसको चार्ज करेंगे तो ये क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे करंट मूव नहीं करने देगा, ईएमएफ बना लेगा, तो ओपन वायर की तरफ बिहेव करेगा, बिल्कुल करंट मूव ही नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्टडी करंट आ जाए मतलब स्टडी स्टेट पे जाएगा, करंट मूव हो जाएगा एकदम, तो वहाँ पे सिंपल वायर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे अपोज ही नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे आई कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन यही कैपेसिटेंस से कंपेयर करें तो वहाँ पे कैपेसिटेंस टी इज 0 पे सिंपल वायर होता है, जब फुली चार्ज हो जाता है तो ओपन वायर हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे वीएल देखें यानी इंडक्टर में एट टाइम टी जी इज 0 पे तो पूरा पोटेंशियल इसी के पास रहेगा ई के बराबर, जो कि होता है एल डी आई बाई डी टी, और रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन टी इन्फिनाइट पे क्या हो जाएगा, वीएल यहाँ पे 0 हो जाएगा, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पे टोटल जो ईएमएफ है वो कहाँ पे चला जाएगा, अलॉन्ग रेसिस्टेंस चला जाएगा, तो पोटेंशियल अलॉन्ग रेसिस्टेंस ई हो जाएगा, और टोटल आई कितना हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा हमारे पास ई बाई आर, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टेंस तो सिंपल वायर की तरह बिहेव कर रहा है इंडक्टर, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ई मैक्स कितना आ जाएगा, दैट इज एनर्जी स्टोर, तो हाफ एल आई स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आई मैक्स कितना हो जाएगा, दैट इज ई बाई आर हो जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे चार्ज स्टोर करने की होती है, तो चार्ज की इक्वेशन होता है क्यू नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस टी अपॉन टाउ, टाउ इज द हमारे पास टाइम कांस्टेंट हो जाती है, तो कैपेसिटर में इसकी वैल्यू होती है आर सी, और इंडक्टर में टाउ की वैल्यू होती है हमारे पास एल बाई आर। तो इसका भी सेम एज इसका भी इक्वेशन बनता है आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई का पावर माइनस आर अपॉन, ठीक है, सॉरी माइनस टी अपॉन यहाँ पे टाउ होगा, जहाँ पे टाउ की वैल्यू हो जाएगी एल बाई आर, टी हो जाएगा माइनस आर टी बाई एल, ठीक है। हाँ, टी इन्फिनिट पे क्यू इज टू क्यू नॉट होता है, लेकिन यहाँ पे आई इज टू आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सेम एज, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज, इस ग्राफ को याद रखेंगे क्यू और टी के बीच में, ठीक है। हाँ, और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, दैट इज 63% चार्ज होने पर जो टाइम होता है वो इसमें मतलब कैपेसिटर में होता है, दैट इज आर सी, और यहाँ पे इंडक्टर में हो जाएगा एल बाई आर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है ग्राफ बिटवीन द डी आई बाई डी टी एंड टाइम। द रेट ऑफ चेंज इन करंट अगर हम लोग देखें, रेट ऑफ चेंज इन करंट जो ऊपर वाले ग्राफ से आया है, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाई एल, ई का पावर माइनस टी बाई टाउ होता है, ठीक है। हाँ, तो टी इज इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 0 पे डी आई बाई डी टी डी आई बाई डी टी ई बाई एल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल ईएमएफ जाएगा, तो वी अक्रॉस देखो टी इज इक्वल टू 0 पे जितना भी वोल्टेज आता है वो इंडक्टर के अलॉन्ग रहता है, तो वी एल इज इक्वल टू ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज डी फाइव बाई डी टी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग डी आई बाई डी टी को लिख सकते हैं, दैट इज ई बाई एल, ठीक है। हाँ, तो ई बाई एल हो जाएगा, ठीक, लेकिन टी इज इक्वल टू इन्फिनिट पे डी आई बाई डी टी 0 हो जाता है, ठीक। हाँ, तो ये क्या होता है, पहले वोल्टेज सबसे हाई रहेगा, उसके बाद से ई बाई एल रहेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज पूरी तरह से डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन अगर वहीं पे हम लोग देखें वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस टाइम के साथ तो वो बढ़ता है, वो भी इक्वेशन वही हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई का पावर टी। तो ये इक्वेशन नहीं याद रखना है, डायरेक्ट ग्राफ हम लोग याद रखेंगे, दैट इज वी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस के अलॉन्ग बढ़ेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अलॉन्ग कम होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास टाइम के साथ तो वही है, क्या बोलते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैसा होगा, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, ठीक है। हाँ, ई बाई एल के टर्म से। नेक्स्ट है हमारे पास करंट इन इंडक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखेंगे, तो केवल यहाँ पे इंडक्टर लगा है, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, और ई है, तो आइडियल कंडीशन में कितना हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस कराएं तो ई हो जाएगा हमारे पास एल डी आई बाई डी टी, तो वहाँ पे उसको इंटीग्रेट करने के बाद आ जाएगा दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई बाई एल इंटू टी, ठीक है। कहाँ से आया, तो यहाँ से आ गया, जहाँ पे हम लोग ई को लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो जब यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा
आई हो जाएगा हमारे पास E/L/T हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास बैटरी वी लाइक रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, जहाँ पे स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, मतलब टाइम के साथ करंट बढ़ता ही जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ये आइडियल कंडीशन में है जब यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस नहीं है, सिर्फ सर्किट में एक इंडक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो सीरीज में सिंपल हमारे पास इसको मान लो इंडक्टर को रेसिस्टेंस जैसे ऐड होता है, तो सीरीज में कैसा हो जाएगा, L इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 + L2, ठीक है। सिंपल L1 + L2 हो जाएगा, क्योंकि di/dt से होगा। पैरेलल में कैसा हो जाएगा, तो वैसे ही हो जाएगा 1/L इक्विवेलेंट = 1/L1 + 1/L2। तो यहाँ पे अगर 2 होगा तो उसका L इक्विवेलेंट हो जाएगा, दैट इज L1 L2/L1 + L2, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो 1/L इक्विवेलेंट = 1/L1 + 1/L2। नेक्स्ट हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा, जैसे मान लो एक इंडक्टर यहाँ पे है, ठीक, और एक इंडक्टर यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों आपस में एक तो सेल्फ इंडक्टेंस करा सकता है जब हम लोग करंट बढ़ाएंगे, दूसरा क्या कर सकता है, ये इसके ऊपर इंडक्टेंस कराएगा और ये इसके ऊपर, ठीक है। तो उसको मतलब दोनों में बराबर इंडक्टेंस होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए 2 कॉइल 2 इंडक्टर होना चाहिए, वेयर ए चेंज इन करंट इन वन कॉइल इंड्यूस कर देता है दूसरे में EMF। जैसे यहाँ पे चेंज होगा तो ये इसमें EMF चेंज कर देगा, और ये इसमें होगा तो इसमें चेंज कर देगा EMF, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है, जितने में तुम तंग करूंगा उतना तुम भी मुझे तंग करना, ठीक है, ज़्यादा कम मत करना। मतलब जितना ये EMF इंड्यूस करेगा उतना ये भी इंड्यूस कर देगा EMF, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो हम लोग उसमें पढ़े थे इंडक्टेंस में LI होती है, तो यहाँ पे कितनी हो जाती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट, यानी MI हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे करंट जिस पे कराते हैं, जिसके वजह से उसका करंट लेते हैं, जैसे जिसके वजह से यहाँ पे 5/2 होगा ड्यू टू 1, तो यहाँ पे करंट लेंगे 1, क्योंकि उसके वजह से होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 2:1, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस ए ड्यू टू 2:1 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1/2, ये दोनों बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहते हैं, ठीक है। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2/1 कितना होता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती है हमारे पास μ0 पाई N1 N2 और R1² इंटू R2² अपॉन 2x3, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्टली याद रखेंगे, हमको याद होना भी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये ज्योमेट्री और मीडियम और क्या बोलते हैं साइज पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे n की वैल्यू, ठीक है। हाँ, फिर आता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, जहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, दैट इज M × I हो जाएगा, ठीक है। और देखो जहाँ पे लग रहा है, जैसे यहाँ पे 2-1 है, यहाँ पे भी 2-1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लगाएगा, जो इंड्यूस कराएगा उसका करंट लेंगे। जैसे फाई दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन 2 ड्यू टू 1 है, तो यहाँ पे करंट ड्यू टू 1 होगा, ठीक है। हाँ, इंड्यूस EMF कितना हो जाएगा, तो EMF हमारे पास पता ही होता है, दैट इज इक्वल्स टू -dφ/dt होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा L/di/dt होता है इंडक्टर के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा M/di/dt, ठीक है। M/di/dt सेम कंडीशन, अगर यहाँ पे 2-1 है तो यहाँ पे 2-1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास सेम एज 1-2 के लिए हो जाएगा, तो यहाँ पे रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या था, तो M देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन 2 ड्यू टू 1, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअली आते हैं ना, इसी की वजह से, इसके वजह से उस पर आता है, उसके वजह से इस पे आता है, तो दोनों में N1 N2 और R1 R2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास कपलिंग फैक्टर। तो कपलिंग फैक्टर क्या होता है, कपलिंग फैक्टर एक्चुअली में आता है हमारे पास सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो हम कपलिंग फैक्टर कैसे होता है, तो देख लो, ये एक इंडक्टर है गया, ठीक, दूसरा एक ये हो गया हमारे पास इंडक्टर, ठीक है। इसको यहाँ पे डायग्राम DI से समझते हैं, तो इसमें ये इंड्यूस कराता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंड्यूस कब होगा, जब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है तो ये पूरा पास करेगा, तब सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे इंड्यूस होगा। तो इस पर एक ओरिएंटेशन फैक्टर होता है, जिसको हम लोग कपलिंग फैक्टर कहते हैं, कि जितना है इसके अलॉन्ग रहे, जितना पास रहेगा उतने अच्छे से होगा। मान लो इसके इधर हो गया तो इसका कपलिंग फैक्टर बेकार है, ठीक है। इसको 0 से 1 इसी को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, तो इसी को हम लोग कपलिंग फैक्टर कहते हैं। तो कपलिंग फैक्टर जितना अच्छा होगा उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको यहाँ से समझते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, दैट इज इक्वल्स टू, अगर मान लो यहाँ पे L1 और L2 दे दे, अगर यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ दे तो यहाँ पे हो जाएगा √L1 × L2, ठीक है। हाँ, अगर K1 होता है तो डायरेक्ट हम लोग L1 × L2 लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को, ठीक है। हाँ, तो जब 2 इंडक्टर दे दे, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 इंडक्टर दे दे, एक इंडक्टर ये बना दे, एक इंडक्टर ये बना दे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू पूछ दे डायरेक्ट इंडक्टर देकर, तो हम लोग लिख सकते हैं √L1 × L2। जब हम आप कुछ ना दिया हो तो K को 1 मानते हैं, ठीक है। हाँ, K को 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे K एक ओरिएंटेशन फैक्टर होता है, कपलिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक। लेकिन अगर K की वैल्यू देती है, अगर उसको कहना होगा तो दे देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज M = K √L1 × L2। सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर में अगर दोनों कैसा होता है, देखो, अगर सेम ऑर्डर में जुड़ा है, सेम ऑर्डर मतलब कैसे होता है, मतलब ऐसे इधर जा रहा है करंट अगर क्लॉकवाइज, तो इसमें भी जाएगा करंट क्लॉकवाइज, दोनों में सेम जाएगा, तो सेम ऑर्डर में, तो वहाँ पे L इक्विवेलेंट सिंपल हो जाएगा L1 + L2 + 2M हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी कंसिडर करेंगे, जब यहाँ पे अगर बोलेगा, क्वेश्चन में बोलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कंसिडर करने के लिए, तो कंसिडर करेंगे, ठीक है। हाँ, या फिर ऑप्शन देकर
ठीक है। तो ये कब होगा म्यूचुअल इंडक्शन, जब दो इंडक्टर सीरीज में या फिर पैरेलल में लगेंगे तब होगा। ठीक है हाँ, तो L इक्विवेलेंट हो जाएगा सिंपल L1 + L2 ± 2m होता है। ठीक, अगर सेम ऑर्डर में लगे हैं तो L इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 + L2 + 2m हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग m को क्या लिख सकते हैं, √L1 × L2 लिख सकते हैं। यहाँ पे k = 1 है। ठीक है हाँ, लेकिन अगर अपोजिट ऑर्डर में लगा है तो उसको -2m हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे +-2m था। ठीक है हाँ, तो L इक्विवेलेंट L1 + L2 - 2m हो जाएगा, जहाँ पे m की वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी √L1 × L2। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। ठीक है हाँ, तो डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो ये पहले सर्किट है, तो पहले सर्किट हम लोगों ने V वोल्टेज की बैटरीज लगा दिया, तो ये पूरी फुली चार्ज हो गया। तो फुली चार्ज हो गया तो इसके पास कितना EMF हो जाएगा, तो इसके पास EMF अभी इंड्यूस नहीं करेगा, ये फुली चार्ज हो गया, इसने एनर्जी स्टोर कर दी। ठीक है हाँ, नेक्स्ट है जब हम लोग यहाँ से इसको कट करके इसको सेकेंड सर्किट में लगाएंगे। ठीक है हाँ, इसको सेकेंड सर्किट में हमने इसको ऐड किया, तो यहाँ पे सेकेंड सर्किट में ऐड किए, तो यहाँ पे जो यहाँ पे है रेसिस्टेंस, इसके अलॉन्ग एक करंट मूव कराएगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो जैसे ही इसको हटा के इसमें करेंगे तो यहाँ पे करंट 0 होगा, लेकिन ये उसको अपोज करेगा, तो उसको अपोज करने के लिए इसमें करंट बहाएगा। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, तो यहाँ पे इंडक्टर एज ए बैटरी की तरह काम करेगा, और यहाँ पे EMF इंड्यूस कराएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू LdI/dt। ठीक है हाँ, LdI/dt यूज करेगा, तो यहाँ से ये डिस्चार्ज होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए इंडक्टर, क्योंकि पहले उसको करंट फ्लो कर रहा था, बीट बार में नहीं करेगा, तो उसको करंट फ्लो मतलब उसको तो अपोज करना है ना, मतलब मान लो जो पहले था वही लाना है, तो इसकी वजह से वो फिर से खुद बैटरी बन के वहाँ पे डिस्चार्जिंग करेगा। तो यहाँ पे V जो होगी अक्रॉस द रेसिस्टर्स वो कितनी हो जाएगी, दैट इज IR, जो कि बराबर हो जाएगी LdI/dt के। ठीक है हाँ, तो ये यहाँ पे अक्रॉस द रेसिस्टर अपना पूरा एनर्जी लूज करेगा। ठीक है हाँ, जो कि यहाँ पे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू LdI/dt, जो कि IR के बराबर हो जाएगा। ठीक है हाँ, यहाँ पे लूज करेगा पूरा, तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा L/R, जहाँ पे 37% डिस्चार्जिंग होगी, तो उस टाउ को मतलब उस टाइम कांस्टेंट होगी हमारे पास L/R। ठीक है हाँ, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, दैट इज फाइंड द टोटल हीट लॉस अक्रॉस द R2 व्हेन R1 इज शिफ्टेड फ्रॉम द 2 to 1। ठीक है हाँ, तो 2 से 1 तक जाएगा, तो 2m दैट इज V है, V वोल्टेज से ये चार्ज हो गया टोटल, उसके बाद से हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो सिंपल है, देखो क्या पूछा है, हीट लॉस पूछा है, तो जितना स्टोर करेगा उतना ही लॉस करेगा। तो हीट यहाँ पे स्टोर कितना करेगा, तो हीट स्टोर मतलब वही एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी यहाँ पे स्टोर कितना करता है, दैट इज इक्वल्स टू ½ Li²। ठीक है हाँ, तो यहाँ पे सिंपल I निकाल लेंगे, तो I कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज V/R1 हो जाएगा, दैट इज V, यहाँ पे V इज द पोटेंशियल एंड R इज द हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यह आ जाएगा ½ LV/R1 का होल स्क्वायर। ठीक है हाँ, तो ये देखेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड और लॉस, क्योंकि जो यहाँ पे स्टोर करेगा वही यहाँ पे लूज करेगा, वही सेम था, यहाँ पे सेम कंसेप्ट था कि जो यहाँ से पहले इसके साथ सर्किट में आके इसके साथ सर्किट में आके जो स्टोर किया था वही यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ था, मतलब जो चार्ज हुआ था वही डिस्चार्ज हुआ था, सिंपल। ठीक है हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास I मैक्सिमम V/R1 हो जाएगा, जो यहाँ पे ½ Li² से यहाँ पे लूज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ED करंट। ED करंट क्या होता है, अगर किसी भी करंट तार में अगर करंट फ्लो करता है, सपोज दैट किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उसे करंट कहते हैं, लेकिन किसी भी प्लेट में, दैट इज सर्कुलर, यहाँ पे डिस्क प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है, जैसे करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इधर से इधर सर्कुलर पाथ में घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट मूव करता है। ठीक है, इसको हम लोग ED करंट कहते हैं, बस इतना समझना है, और इसके एप्लीकेशन डायरेक्टली याद रखनी है। कैसा होता है, तो ट्रेन में हम लोग मैग्नेटिक ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से ED करंट वहाँ पे यूज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, इंडक्शन फर्नेस में, और इलेक्ट्रिकल पावर मीटर में जो कि स्मार्ट मीटर्स आते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है हाँ, तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया और हमने EMI भी ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।